हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2021 के लिए जीके एंड जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नंबर 12 करने जा रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी 11 टेस्ट हो चुकी हैं, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, जहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले आप क्लास को धमाकेदार तरीके से लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिलती रहें। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम सभी क्लासों की पीडीएफ डेली बेसिस पर प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद। चलते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम जीके एंड जीएस के टॉप मोस्ट 25 एमसीक्यू कराएंगे। तो अंत में आप लोगों को ये बताना है कि आज आपकी 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुक्त व्यापार से सबसे अच्छे से परिभाषित करता है? यानी निम्नलिखित में से कौन मुक्त व्यापार को सबसे अच्छे से परिभाषित करना है? आप लोगों को आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। वेरी फास्ट तरीके से बताओ। जी हाँ, सभी दोस्त अगर बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और हमको इससे मोटिवेशन मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 2, निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गैर कर राजस्व को डैश के कारण में सुधार करके बढ़ाया जा सकता है। आपसे पूछा जा रहा है, गैर कर राजस्व को डैश की कामकाज में सुधार करके बढ़ाया जा सकता है। यहाँ जो दिखाई नहीं दे रहा वो कामकाज है, कामकाज में सुधार करके बढ़ाया जा सकता है। तो आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर देते हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी वाणिज्यिक सिंचाई परियोजना, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? आपसे पूछा जा रहा है कि जो विजयनगर साम्राज्य था वहाँ का कौन सा गवर्नर पुर्तगाली नरेश अल्बुकर्क का मित्र था? आपसे पूछा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 3, यानी कृष्णदेव राय, जो ये कृष्णदेव राय थे वो अल्फांसो डा अल्बुकर्क यानी अल्बुकर्क के मित्र थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय नहीं हुई? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय नहीं हुआ। तो आप लोग आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में कि इनमें से कौन सा कार्य है जो लॉर्ड कर्जन के समय नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 4, यानी हंटर आयोग का गठन, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जो ये हंटर आयोग है इसका गठन हुआ था 1882 में। कब? अगर आपसे पूछा जाए तो हंटर आयोग का गठन 1882 में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो दो देशांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 2, गोरे, तो आपका आंसर बिल्कुल सही, यानी जो दो देशांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र होता है उसे गोरे कहते हैं। अगर यहीं पर अगर ये क्वेश्चन और आपसे पूछा जाए कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो आप लोग आंसर देंगे क्या? दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो आप लोग आंसर देंगे कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को कटिबंध कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? आपसे पूछा जा रहा है कि जो स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता, तो आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में।
आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सितारा देवी का संबंध डैश से है, आपसे पूछा जा रहा है जो सितारा देवी हैं इनका संबंध किस से है, तो आप लोग आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर 2 कथक नृत्य, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। कथन नहीं कथक लिखा हुआ है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। जो सितारा देवी हैं ये कथक नृत्य से संबंधित हैं, तो इन्हें नृत्य की महारानी भी कहा जाता है। यानी जो सितारा देवी हैं इन्हें नृत्य की महारानी भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो आर्थिक नियोजन है किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है, तो आप लोग आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था। जो आर्थिक नियोजन है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक अनिवार्य विशेषता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किस अभिनेता ने जीता, आपसे पूछा जा रहा है कि जो 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किस अभिनेता ने जीता, तो आप लोग आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। ये जो 64वां फिल्म पुरस्कार यानी हुआ था, ये हुआ था 2017 में। कब, अगर आपसे पूछा जाए तो ये कब हुआ था, 2017 में हुआ था। जिसमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता था वो जीता था अक्षय कुमार ने। किसने, अक्षय कुमार ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बांग्लादेश के ध्वज के बारे में क्या सही नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो बांग्लादेश का ध्वज है उसके बारे में क्या सही नहीं है, आप लोग आंसर बताएं। ये कि बांग्लादेश के ध्वज के बारे में क्या सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। यानी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है, तो ये बिल्कुल गलत है। 4:3 नहीं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बांग्लादेश ने जो राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब दी आधिकारिक रूप से, तो इसका आंसर होगा 1972। कब, 1972 में बांग्लादेश ने राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से मान्यता दी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑक्सीजन अणु डैश है, आपसे पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन अणु हैं एक परमाणु, द्विपरमाणु, त्रिपरमाणु या बहुपरमाणु, तो आप लोग आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 द्विपरमाणु, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा H+ आयन देते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते तथा OH- आयन देते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते तथा OH- आयन देते हैं। तो इनमें से कौन सा सही है, आप लोग कूट के माध्यम से आंसर बताएं। जी हाँ दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग आंसर बता चुके होंगे। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए 1 और 3 सही है। यानी अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा H+ आयन देते हैं, तो इनका आंसर बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर 3 क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं तथा OH- आयन देते हैं, तो ये भी सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक पर्थ के संरक्षक भी कहलाता है, आपसे पूछा जा रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक पर्थ के संरक्षक भी कहलाता है, तो आप लोग आंसर बताइए कि किसको सार्वजनिक पर्थ का यानी पर्थ का संरक्षक भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिन्हें आप कैग कहते हैं, क्या CAG जिन्हें आप कैग कहते हैं, इनका जो विवरण मिलता है वो संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक मिलता है। 148 से 151 तक मिलता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा। कूट के माध्यम से आप लोग आंसर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 4, 1, 2 तथा 3 सभी, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा, ये सभी प्रशासनिक सेवा है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत डैश है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो मनुष्य में ऊर्जा और पदार्थों का स्रोत है वो क्या है? जल, सूर्य प्रकाश, भोजन तथा या गैस। तो आपको आंसर बताना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 भोजन, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानवों में कार्यग्राही का पता लगाते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि जो मानवों में कार्यग्राही का पता लगाते हैं, कैसे लगाते हैं? तो आप लोग बताइएगा आंसर कमेंट बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 3, यानी स्पर्श करके मानवों में कार्यग्राही का पता लगाते हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाल श्रम मुक्त समाज बनाने के लिए पेंसिल, यानी PINCIL पोर्टल को भारत में सितंबर 2017 में लोकार्पित किया गया तथा PNCIL में P का क्या अर्थ है? आपसे पूछा जा रहा है जो पेंसिल में P का क्या अर्थ है? तो आप लोग आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 प्लेटफार्म, यानी पेंसिल में जो P है उसका जो अर्थ होगा वो है प्लेटफार्म। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस टीका कंपनी में टाइफाइड संयुक्त टीका विकसित किया है जिसने वैश्विक उपयोग के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से पूर्व अर्हता प्राप्त की है? आपसे पूछा जा रहा है कि किस टीका कंपनी ने टाइफाइड संयुक्त टीका विकसित किया है जिसने वैश्विक उपयोग के लिए, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से पूर्व अर्हता प्राप्त किया है? तो आप लोग आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं भारत बायोटेक कंपनी है जिन्होंने टाइफाइड के लिए एक टीका बनाया है और वो WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से पूर्व अर्हता प्राप्त की है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिसंबर 2017 में आयकर विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार आकलन वर्ष 2015 से 16 में कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत ने आयकर चुकाया है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो 15-16 में कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत ने आयकर चुकाया है? तो आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी 1.7% लोगों ने आयकर चुकाया है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? आपसे पूछा जा रहा है कि जो 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो आप लोग आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 3, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब? 1969 में। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करें, यानी मेगा ओम में जिसकी लंबाई 8 मीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर तथा यह तार जिस पदार्थ का बना है उसकी प्रतिरोधकता 120 ओम मीटर है। तो इसका आपको प्रतिरोधक ज्ञात करना है। तो आप लोग आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। आशा करते हैं कि आप लोगों ने सवाल को हल कर लिया होगा और अगर आप आंसर इसका दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 2, यानी 4.8, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूरी समय आलेख का ढाल डैश प्रदर्शित करता है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो दूरी समय आलेख का ढाल है वो क्या प्रदर्शित करता है? तो आप लोग आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में कि जो दूरी समय आलेख का ढाल है वो क्या प्रदर्शित करता है।
जी हाँ दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताए होंगे। अगर आप आंसर इसका दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 यानी चाल, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले आप लोग क्लास को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूंची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम सभी क्लासों की PDF डेली बेसिस पर प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, डैश वायु का प्रसार होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि वायु का प्रसार कैसे होता है, तो आप लोग आंसर बताइए। बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आप लोग आंसर बता रहे हैं। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 यानी गर्म करने पर वायु का प्रसार होता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच का अंतर है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच का अंतर है, तो आप लोग आंसर बताएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 बजट घाटा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश सेटिंग में यानी सेटिंग हमें पाठ को एक विशिष्ट बिंदु पर संरेखित करने की यह एक सारणीबद्ध लेआउट बनाने की अनुमति देती है। तो आपसे पूछी जा रहा है कि क्या अनुमति देती है, यानी कौन सा ऐसा सिस्टम है जो अनुमति देता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश सेटिंग हमें पाठ को एक विशिष्ट बिंदु पर संरेखित करने की यह एक सारणीबद्ध लेआउट बनाने की अनुमति देता है। तो आप लोग आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग आंसर बताए होंगे। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 टैब, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सगे संबंधी और दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूंची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम सभी क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।